अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आज बात करनी है बच्चों के बोलने के जो मसाइल हैं या इवन जो बड़ों के भी मसाइल हैं जो ख़ास तौर पे लोगों को होते हैं फालिज के बाद या कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद, जो बोलने के या स्पीच से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। उससे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा फातिमा मसूद। आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। आपने सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दी और उसके अंदर गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और बशीर हॉस्पिटल सियालकोट शामिल हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, इनसे बातों का सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो डॉक्टर साहब। हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो हमें नॉर्मल जो एक माइलस्टोन्स हैं बच्चों के, कि बच्चे किस उम्र में बोलना स्टार्ट करते हैं, किस उम्र के अंदर जो है ना वो बाबा मामा कहना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि नाजरीन को ये पता चल जाए कि नॉर्मली जो है ना किस एज के अंदर ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, और अगर उस एज के अंदर शुरू नहीं होती, वो डिले हो गई हैं, तो क्या मसाइल हो सकते हैं। फिर हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, स्पीच के जो माइलस्टोन्स है ना वो तो 3 मंथ्स पे ही शुरू हो जाते हैं। 3 मंथ्स पे कोइंग, फिर बैबलिंग्स 6 महीने पे, इस तरह। अच्छा, अब जो 1 साल का बच्चा है ना उसको बोलने चाहिए कम से कम वर्बली तो वो नहीं बोल सकता 1 साल का बच्चा, पर साइंस, साउंड, इस तरह जेस्चर्स दे के वो अपनी बात कन्वे करता है। ठीक है। अच्छा, जब मदर गुजर रही है बच्चे के पास से, 1 साल का बच्चा या आप कह सकते हैं कि 7-8 माह का भी बच्चा है अगर जी, तो मदर उसके पास से गुजर रही है और उसने अपनी तरफ उसे मतलब तवज्जो दिलवानी है मदर को, तो वो क्या करेगा कि अपने हाथ ऊपर करेगा और आवाज़ें निकालेगा, शो करेगा कि मुझे उठाओ। इस तरह उठाना कह तो नहीं सकता कि काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है ये उसके लिए, तो फिर वो इस तरह करेगा, आवाज़ें निकालेगा, मदर को पता चलेगा कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है। फिर कोई भी अगर मदर है या केयर कोई भी हैं तो उनको ये आइडिया हो जाता है बच्चे का कि इस वक्त ये बच्चा कह रहा है कि उठाने के लिए अटेंशन मांग रहा। ये 1 साल में उसे करना चाहिए। अगर ये डिले चला जाए, मतलब 1.5 साल में चला जाए या 2 साल में, तो फिर आपको मतलब अगर 7 महीने का बच्चा ये नहीं कर रहा, जस्टिस शो नहीं कर रहा, साइंस नहीं दे रहा, साउंड्स नहीं निकाल रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आपको फिर सोचना चाहिए ये माइलस्टोन से हट के। अगर तो इस तरह कर रहा है तो प्रॉपर माइलस्टोन पे, ये पहला जो है इसका 1 साल में ये बच्चे को करना चाहिए। फिर आगे 1.5 साल या 18 मंथ्स में बच्चा 1 वर्ड पे होता है। ठीक है। अब मदर है उसके पास आई है, वो उसको कहना चाहिए उठाओ, या अगर पानी को देख रहा है, उसे प्यास लगी है तो वो उसे के पानी, मतलब उसको देख के पानी को पानी, तो मदर को पता चल जाएगा कि ये पानी पीना चाहता है। ठीक है। तो इसमें ये 18 मंथ्स में उसको ये करना चाहिए। अच्छा, 18 मंथ्स में उसको एक और चीज़ करनी चाहिए, या 1.5 साल के बच्चे की वोकेबलरी होनी चाहिए 20 वर्ड्स पे। अच्छा। हाँ जी, 20 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो मीनिंगफुल हों। जैसे बाज़ औक़ात हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपका बच्चा कब बोलना शुरू हुआ था? 1.5 साल की उम्र में। अच्छा, क्या बोला था? मामा, बाबा, दादा, नाना। जी। ये मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं हैं। ये मामा, बाबा, दादा, नाना उसको 6 महीने में बोलने चाहिए, जिसको बैबलिंग कहते हैं। ठीक है। अब 6 महीने से 1.5 साल का फ़र्क 1 साल, तो कितना बच्चा डिले हुआ? 1 साल। ठीक, बिल्कुल। अब 1.5 साल में मतलब उसको चीज़ों के नाम याद होने चाहिए। हाँ। बाबा, मामा, नाना, ये जो है ना वो स्पेसिफिक वे में कि मतलब अगर कोई 1.5 साल में बच्चा बाबा कह रहा है या मामा कह रहा है तो वो एक पर्सनैलिटी को के हर एक चीज़ को बाबा, दादा, मामा नहीं कह सकता वो। ठीक है। उसके बाद ये है कि वो अगर उसको 1.5 साल में पानी को देख रहा है तो पानी का वर्ड बोले कि पानी पीना है। जी। पीना है तो वो बोल नहीं सकता कि वन वर्ड पे, पर अगर उसे प्यास लगी तो पानी तो पानी एटलीस्ट बोलना चाहिए, एटलीस्ट पानी बोले। ठीक है। 10 to 20 वर्ड्स मीनिंगफुल उसको बोलने चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर 24 मंथ्स पे या 2 साल पे।
24 मंथ्स पे बच्चे को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मदर कह रही है कि बैठो तो बैठ जाओ, बैठ जाए। हाँ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, इस तरह करें। कोई बच्चे जिद्दी होते हैं अगर वो मतलब नहीं फॉलो करते। 70%, हाँ 70% ये है कि 70% उसको वो फॉलो करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 साल का बच्चा है, 1 दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, 3 दफ़ा कहेंगे, चौथी बारी वो उठ जाएगा। अगर वो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल इंस्ट्रक्शन मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहा और मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपनी उसमें धुन में, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या स्पीच थेरेपिस्ट से या ठीक किसी है। भी मेडिकल फील्ड के डॉक्टर से। आपके जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो एटलीस्ट ये बताएंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या चल रही है और आपने जाना किसके पास है। ठीक है, ठीक है। अब 24 मंथ्स में उसको जो है 2 वर्ड्स पे होना चाहिए। जैसे पहले वो पानी कह रहा था, अब वो कहेगा पानी पिलाओ, पानी पिलाएं। गोदी उठाओ। इस ठीक तरह है, उसको कहना चाहिए 2 साल के बच्चे को। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 36 मंथ्स पे या 3 साल का जो ठीक बच्चा होता है। 3 साल का जो 2 साल का जो बच्चा है उसकी वोकैबुलरी होएगी 50 to 100 वर्ड्स में, मीनिंगफुल। ठीक है, 50 to 100 वर्ड्स ये 2 साल का बच्चा बोलेगा। और जो 3 साल का बच्चा है वो उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए 200 to 250 वर्ड्स मीनिंगफुल। ऑलराइट। और अब जैसे ही कह रहा था 2 साल में कि पानी पिलाओ, अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेट सेंटेंस करना चाहिए 3 साल में। जैसे मैंने पानी पीना है, अब इसमें 4 चीज़ें, ये पूरा सेंटेंस उसको बोलना चाहिए। मामा पानी पिलाओ। हाँ जी, इस तरह करके उसको ये सेंटेंस बोलना चाहिए ठीक है, 3 इयर्स में। 3 इयर्स में। और उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए 200 से 250 वर्ड्स। ठीक। ठीक है। और एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसको 2 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। वो ऐसे कि किचन में जाओ, पानी का ग्लास और पानी की बोतल लेके आओ। ठीक है, मतलब अगर इस तरह माँ उसको बुलाती है, कोई चीज़ मंगवाती है उससे, ये 2 चीज़ें वो उसको हाँ। फॉलो करता है 3 इयर्स की एज में। हाँ, करनी चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है, ये काम उसको करने चाहिए। और वोकैबुलरी जो है 200 to 250 वर्ड्स उसकी होए। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर ये सारे माइलस्टोन्स हैं 3 मंथ से लेके 3 साल तक, अगर इसको बच्चा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वेल एंड गुड है। ठीक है, ठीक है। इसके आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मतलब थोड़ा बहुत अगर डिले हो जाए तो थोड़ा दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा बहुत इस तरह के, अगर वो 1 महीना 2 महीना इस तरह हो जाए। या कुछ बच्चे इस तरह भी होते हैं कि जो सिंगल फैमिली होती है, जब वो सिंगल फैमिली में रहते हैं तो जाहिर बात है मदर होते हैं, फादर होते हैं, एक ज़्यादा बच्चा, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता तो वो कम बोलेगा। उस पर परेशान नहीं होना, उस पर ये देखना है कि कोइंग वो किस वक्त की है उसने, मतलब 3 मंथ्स की उम्र में वो कोइंग करेगा, मतलब आ इस तरह बोलेगा, आवाज़ें निकालेगा, समझ गए। ठीक। तो अगर इसको नोट करना है वर्ड्स, फिर अगर उसके लेट आ रहे हैं तो वो इतना इशू नहीं है। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बच्चे बहुत जल्दी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से होता है तो ज़्यादा सीखते हैं। हाँ जी, ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब इन माइलस्टोन से थोड़ा सा हट गया तो ठीक है, अगर ज़्यादा हटा तो समझें कि वो डिले में जा रहा है बच्चा। ठीक है, जैसे ही वो डिले में जाएगा, इसको स्पीच को कंसल्ट करना लाजिम है। क्योंकि जितना अब देखें बाबा मामा दादा बैबलिंग है और ये 1.5 साल में आ रही है तो ये प्रॉब्लम है। अब 1 साल का फ़र्क पड़ गया, पेरेंट्स को नहीं पता, 6 माह में जो चीज़ थी वो 1.5 साल में कर रहा है, पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह डिले हो रहा है तो बजाय इसके कि वो अपने डिले को ज़्यादा बढ़ाएं, कंसल्ट कर लेना चाहिए। बस टाइमली अगर मतलब किसी कंसल्ट कर लें तो उसको कवर, उस साल को कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वो 1 साल से 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी ज़ाहिर है वो फिर जब इफेक्ट होती हाँ है, इफेक्ट होती हैं, बच्चा फिर देर से जो है ना उसकी रिकवरी आती है, देर से बच्चे ठीक होता है। में बिहेवियरल इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि वो बोल नहीं पा रहा है, जब अपनी जो डिमांड्स हैं वो नहीं कन्वे कर पा रहा, पहुंचा नहीं पा रहा, कुछ पूछ नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, तो जाहिर है उसको फिर बिहेवियरल इश्यूज भी आना शुरू कर देते हैं। इसी तरह। ठीक है, तो इनकी डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या क्या वजूहात होती हैं
इन सारी जो ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या जो स्पीच डिसऑर्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आगे चल के हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो क्या इश्यूज़ क्या आते हैं, मतलब किस वजह से ये स्टार्ट होते हैं? ये इसके कुछ इश्यूज हैं जो मतलब जिस तरह हेयरिंग लॉस है। अब हेयरिंग लॉस में ये होता है कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। हम लोग जब असेसमेंट करते हैं तो हम उससे पूछते हैं माँ से कि आपके बच्चे को सुनाई देता है, आप पीछे से आवाज़ दें, क्योंकि बच्चा इम्यून नहीं होता थेरेपिस्ट से। फिर माँ को इन्वॉल्व किया जाता है बीच में। आप बच्चे को आवाज़ दें, आपकी बात सुनता है, हाँ जी सुनता है, नहीं आप मेरे सामने आवाज़ दें। फिर हम उससे आवाज़ दिलवाते हैं, फिर वो उसकी आवाज़ सुनता है। फिर अगर कोई मतलब छोटा बच्चा है और जल्दी आ गया, अच्छा ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि स्पीच शुरू होती है जो थेरेपी प्रॉपर, वो 2.5 साल के बाद, अगर बच्चा नहीं बोल रहा 2.5 साल के बाद शुरू होती है ठीक है। स्पीच थेरेपी। लेकिन अगर आपको पहले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं बच्चे में, तो फिर आप खुद ही थोड़ा सा उसको अपने साथ इम्यून करें, उससे बातें करें, उसको जहाँ पे आप बातें करें उधर बिठाएं। अगर वो कोप अप कर लेता तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर 2.5 साल बाद आप कंसल्ट लाजिम करें। ठीक है। इसमें ये होता है कि हेयरिंग इश्यूज़ आते हैं जैसे बच्चा सुन नहीं पाता, माँ को आइडिया नहीं होता, सुनेगा नहीं, वो रिसीव नहीं करेगा, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बनेगी नहीं, तो वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? बिल्कुल सही। लैंग्वेज के 2 हिस्से होते हैं, एक रिसेप्टिव और एक एक्सप्रेसिव। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रिसीव करना शुरू करता है साउंड्स को। हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं क्योंकि वो उर्दू कोड करते हैं ब्रेन में। इंग्लिश जो बच्चे होते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी के बच्चे जो वो हिंदी बोलेंगे, अरबी बच्चे अरबी बोलते हैं क्योंकि वो वही चीज़ें कोड करते हैं अपने दिमाग में। तो वो होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। अब जब वो एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, या जिस तरह हमारे से कन्वर्सेशन करते हैं, वो क्या हुई हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। जब बच्चा रिसीव ही नहीं करेगा कानों के ज़रिए, मेन तो हमारा कान है ना जी, वो हेयरिंग लॉस होगा, कानों के ज़रिए रिसीव नहीं करेगा तो वो उसको अपने कोड नहीं करेगा ब्रेन में, फिर उसे एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले असेसमेंट में आता है हमारा हेयरिंग का। हम चेक करते हैं कि हेयरिंग इसकी आ रही है कि नहीं आ रही मैनुअली, क्योंकि हम उसको उस तरह ENT की तरह असेस नहीं कर सकते। या जो भी ऑडिटरी फील्ड से कनेक्टेड है लोग, उन्हें पता होगा कि स्पीच वाले उनको छेड़ नहीं सकते। ऑडियोलॉजिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट जो है, उनके पास फिर हम रेफ़र करते हैं अगर वो मैनुअली चुटकी बजाने से या माँ के बुलाने से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जब वो नॉर्मली आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और उसके कान भी ठीक है, तो फिर एक और चीज़ ऑटिज़म भी उसमें हो सकती है, डिले की वजह से भी वो कर सकता है। अच्छा, हाँ जी, ये 2 इश्यूज़ उसके साथ हो सकते हैं हेयरिंग लॉस से अलहदा। या उसको ऑटिज़म हो सकता है और या उसको डिले हो सकता है। अब ऑटिज़म क्या होता है? ऑटिज़म के बारे में थोड़ा ऑटिज़म सा। में ये होता है कि चीज़ें सारी डिले वाली चल रही होती हैं उनके साथ, लेकिन वो एक अपनी दुनिया में होते हैं। उनका सबसे जो मेन चीज़ है ऑटिज़म की, वो ये है कि वो आई कांटेक्ट कभी भी आपको नहीं देंगे। ठीक है। वो आपकी तरफ कभी भी देख के बात नहीं करेंगे। उनकी मर्ज़ी होगी आपको बुलाएंगे, उनकी मर्ज़ी होगी, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, ये होता है। लेकिन कुछ डिले बच्चे भी इस तरह के काम करते हैं। तो वो जो मेन डिफरेंस है डिलेड में और ऑटिज़म में, वो आई कांटेक्ट है। ठीक है। ठीक है। तो हेयरिंग लॉस हो गया एक जो इसकी कॉज है। एक हो गया, आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप, जिनके लिप में कट होता है, डिप्रेशन टाइप कुछ चीज़ होती है पैदाइशी। हाँ जी, एक वो कॉज हो गया। फिर हमारा जो तालू है अंदर की तरफ, पैलेट, हाँ जी, क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, उसके अंदर भी स्कार सा होता है, उस वजह से भी बच्चे सही नहीं बोल पाते। ठीक है। ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, कुछ वजूहात, कॉजेज़ हैं जिस वजह से बच्चे नहीं बोल पाते। तो वो फिर एक होती है टंग टाई होती है, वो चेक की जाती है, वो देखी जाती है, वो तो नहीं है, उसका तो नहीं कोई मसला। ये सारी असेसमेंट में आपको बता रही हूँ, असेसमेंट में सब चीज़ें पहली जो हमारी कन्वर्सेशन मदर के साथ होती हैं उसमें पूछी जाती हैं, फिर बच्चे को चेक किया जाता है। फिर हमारी ओरल जितनी भी बच्चे की कैविटी है उसको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें तो कोई इशू नहीं है, मसल्स वीक तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। हिस्ट्री में पूछा जाता है मदर से सारा कुछ कि किस तरह है, कैसी स्पीच जा रही है, क्या कब इसने शुरू किया, सारा कुछ माइलस्टोन सब कुछ पूछा जाता है उससे। फिर इसकी असेसमेंट बनाई जाती है।
जी, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब इन चीज़ों से कोप अप कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है और मतलब आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है, जब असेसमेंट होगी अब पता चल गया है कि इस बच्चे को हेयरिंग लॉस है या इस बच्चे को स्टैमरिंग है, आर्टिकुलेशन एरर्स हैं, वो स्पेसिफाई हो गया कि इसकी असेसमेंट में क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात काटी है, मेरा आपसे सवाल ये है कि स्टैमरिंग एक्चुअली होती क्या है? मतलब जो ये पेरेंट्स या जो माएँ सुन रही हैं हमारा प्रोग्राम, ये देख रही हैं, उनको एटलीस्ट आइडिया हो जाए ना कि उनके बच्चे को स्टैमरिंग वगैरह का या आर्टिकुलेशन का कोई इशू तो नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम सुन के इनको कुछ चलो ये है कि डायरेक्शन मिल जाए कि मैंने कहाँ जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको ज़रा एलेबरेट कर दें। ठीक है। अच्छा, स्टैमरिंग जो है वो आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो जब बच्चा अटक अटक के बोलता है, माँ 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 करके, या पानी अगर कहना है प प प प प प पानी, इस तरह करके, तो आप स्टैमर कर रहे हैं। ठीक है। ये बच्चा भी कर सकता है, ये बड़ा भी कर सकता है, ये बूढ़ा भी कर सकता है। और नहीं, हमारे तो पास मैं भी कर रहा था। हाँ, तो अगर तो आप तो, किसी को गुस्सा आ जाए हाँ, या कोई बहुत ज़्यादा खुश हो, तब भी जो है ना, मतलब बात करते हुए आप अटक- प्रॉपर फ्लो से नहीं बोल सकते, आप अटकते हैं और आपसे लफ्ज़ नहीं आपके माइंड में आ रहे होते और आप जो है ना प्रॉपर एक लाइन में कोई चीज़ नहीं बोल सकते नहीं ना। बोल सकते। तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि आप जब बोलते हैं तो उसको आप बोलना फ्लुएंटली चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उसमें एक और इमोशन ऐड हो जाता है हमारी स्पीच के साथ, कि या तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, या हम स्ट्रेस में हैं, या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो उसमें फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है। वो इतना कोई इशू नहीं है अगर आपको इसका इसी में हो रहा है सिर्फ मसला, स्ट्रेस में जी। या खुशी में, तो वो, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हो ये प्रॉब्लम खुशी में या स्ट्रेस में, तो आप अपनी स्पीच को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें। ठीक है। मतलब कॉन्शियसली होता तो अनकॉन्शियसली ऑब्वियस आप खुश होंगे, आप ये करेंगे, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ना करें, इस तरह की सिचुएशन जब आती है ना अमूमन, तो जब हमें कोई बात प्रॉपर पता होती है, क्लास में भी जब स्टूडेंट होते हैं, तो वो ना उसका जल्दी से जवाब देने की कोशिश करते हैं। मतलब उसको प्रॉपर जिस तरह उनका बोलने का स्टाइल है वैसे नहीं बोलते, वो स्पीड से बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जवाब खत्म हो जाए इसका। हाँ, लेकिन वो कॉन्शियसली आपको ये अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने उसमें अपनी स्पीच को सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली स्लो कर लेना। मतलब अगर आप एक सेंटेंस 1 सेकंड में बोलते हैं तो उसको 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ और सेकंड उसमें 10 सेकंड में उसको, मतलब अगर 60 सेकंड का है तो उसको 70 सेकंड्स पे ले लें। ठीक है। खुद ही, ये इंसान खुद ही जो नॉर्मल है। लेकिन जब हमारे पास कोई स्टैमरर आता है तो उसके साथ हम फिर ये करते हैं कि उसकी पहले तो वही असेसमेंट सारी, उसके बाद फिर उसके हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। थेरेपी में उसकी प्रोलॉन्गेशन थेरेपी हम उसे देते हैं, जिसमें वो प्रॉपर एक थेरेपी है, उसमें उसको वर्ड्स को या साउंड्स को वो प्रोलॉन्ग करता है। उसमें भी फिर ये है, जिस तरह एक साउंड है आ, तो ये एक सांस में आ बोलना है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारा एक रिदम बन जाएगा। अब ये मैंने जितना लंबा इसको खींचा तो उतना ही हमारा ये रिदम बनेगा, तो स्टैमरिंग हमारे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ नहीं रहेगी। ठीक होगी। इधर से ये थेरेपी शुरू होती है, फिर आगे जाके ये और इसके अंदर एड ऑन चीज़ें होती हैं। ठीक है। आपने पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था आर्टिकुलेशन का, आर्टिकुलेटर, कुछ टंग आर्टिकुलेशन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। ठीक है। आर्टिकुलेशन बाज़-औक़ात माएँ आती हैं तो वो कहती हैं मेरा बच्चा ठीक नहीं बोल पाता, तोतला बोलता है, का कुत्ता बोलता है। अब एक सेंटेंस है, उसमें जितनी दफ़ा भी का आएगा वो बच्चा ता बोलेगा, तो आप खुद ही सोचें वो सेंटेंस समझ ही नहीं आएगा। तो हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं उसमें टंग है, लिप है, पैलेट है, तो जितनी भी आर्टिकुलेटर्स हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट आप बोल रहे हैं वो अगर सही नहीं बोले जाते तो उसमें उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। उसको जो स्पेसिफिक है प्रॉब्लम आर्टिकुलेटर की, मतलब कई लोगों को पैलेट का होता है जी, वो उनकी ज़बान पैलेट पे नहीं लगती है, कोई मसल इशू भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दांत टूटने की वजह से भी हो सकता है। हाँ, दांत टूटने की वजह से भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है
कि बचपन में जब माएँ लाड से बोलती हैं बच्चों से, वो बच्चे पिक कर लेते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अच्छा, मतलब बच्चों से जब लाड कर रही होती है माएँ, तो उनको वो बात कर रही होती हैं मेरा सोना हाँ, या इस हाँ तरह जी, के जो हाँ जी। वर्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर आप पूरे पूरे लफ्ज़ नहीं बोलते, नहीं आप बच्चों की तरह बोलना शुरू करते हैं, फिर बच्चे उसी को पिक करके और आपकी तरह बोलना शुरू कर देते वो हैं। कोड कर लेते हैं। अब सोना है हम्म, तो ये सीन को उसने शीन बना दिया, जी तो सारी ज़िंदगी अगर उसको करेक्ट नहीं करेंगे, एक एज पे आके वो जैसे अब ज़ाहिरी बात है, एक एज पे आके बंदा सीख जाता है कि इस वर्ड को इस तरह बोलना है, लेकिन वो 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो उसी को वो लेट सीखता है। लेट सीखता है। ठीक है। तो वो उसी तरह पिक करेगा कि जो उसने कोड की हुई है, वो सोना ही कहेगा इस तरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब जो सीवीए का पेशेंट होता है स्ट्रोक का, उसका राइट साइड पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या हेमरेज हुआ है, तो उनको भी जो है ना स्पीच के प्रॉब्लम आते हैं, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ही बोल ही नहीं पाते हैं, या अगर कम जो है ना इशू हुआ हो ब्रेन के अंदर, तो वो जब बोलते हैं तो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल सकते या तुतला के बोलते हैं, तो उनके लिए भी फिर आप उनके लिए क्या करते हैं आप? उनके लिए भी देखिए, हर डिसऑर्डर के लिए थेरेपी डिफरेंट है। ठीक है। उनकी असेसमेंट के बाद भी उनकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है, लेकिन एक चीज़ सब डिसऑर्डर्स के लिए जो हम लोग करते हैं स्पीच वाले, वो सेम है कि एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी पेशेंट हो, स्पीच की किसी भी एरिया से आया हो, किसी भी डिसऑर्डर के साथ हो, तो उसको हम एक्सरसाइजेज ही देते हैं ओरल मोटर, क्योंकि सब एरियाज़ को ओरल मोटर ही कवर करता है। सही है। उसको एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, फिर फर्दर ट्रीटमेंट आगे से किया जाता है। थेरेपी को जिस तरफ लेके जाना है, अगर वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसको दूसरी तरह दी जाती है, आर्टिकुलेशन के साथ दूसरी तरह दी जाती है, स्ट्रोक के साथ है तो उसको डिफरेंट थेरेपी के साथ चलाया जाता है। इसी तरह कुछ पेशेंट होते हैं जो आते हैं आपके पास ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है बाइक जी, से, जी। कोई ब्रेन पे चोट लगी है, ठीक है। या मतलब कोई ऐसी इंजरी हुई है जिससे ब्रेन पे जो है ना कुछ Effect थोड़ा आया। बहुत डैमेज या इफेक्ट आया, तो उनके साथ भी इस तरह के इश्यूज आते हैं बोलने में, तो मतलब ट्रीटमेंट जो है ना फिर आप बता रही हैं कि ओरोमोटर जो एक्सरसाइजेज हैं वो सबकी सेम होती हैं, सेम होती है। और फर्दर जो है ना आप असेसमेंट के बाद जो है ना असेसमेंट के उसको बाद शुरू करते हैं। देखा जाता है कि कितनी इसकी स्पीच इफेक्ट हुई है और कौन से एरियाज पे हमें काम करना है। तो कितने परसेंट आपके पेशेंट जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं, या क्या प्रोग्नोसिस, कौन सी जो बीमारियां हैं जिनका 100% है, या इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि नाजरीन को पता चले कि अगर हम अपने बच्चे को लेके आते हैं तो हमें उससे फ़ायदा कितना हो जाएगा। फ़ायदा तो देखें, जब जितनी मेहनत होगी ना, देखिए 3 लोग इसके लिए काम करते हैं। जब थेरेपी स्टार्ट होती है तो इनमें 3 लोगों का मदखल होता है। एक थेरेपिस्ट, जी, दूसरा आपके पास आ गया जो पेशेंट है, और तीसरा फैमिली। ये तीनों में अगर कोई एक भी कमज़ोर हुआ तो थेरेपी का मकसद ख़त्म हो गया। अच्छा। ठीक है, ये इन तीनों पे डिपेंडेंट है कि वो मिल के काम करें। अगर वो मिल के काम करेंगे तो डिसऑर्डर कोई भी हो वो रिकवर हो जाता है, 100% रिकवर होता है। लेकिन Okay. अगर इसमें से कोई एक भी वीक हुआ, पीछे हट गया, तो थेरेपी ख़त्म, थेरेपी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे पहले पता नहीं थी वो सारी मुझे मिली, और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, और फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। अल्लाह हाफ़िज़।